अच्छा जी, आगे बात करने लगे हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। ठीक है जी। ये क्या हो गया? मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा, इसमें तीन तरह के टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एक हम बोलते हैं इंटरेस्ट रेट, ये स्मॉल आई से शो कर रहा हूँ। दूसरा हमारे पास है मनी सप्लाई, और तीसरा है हमारे पास एक्सचेंज रेट। ये तीन टूल्स इस्तेमाल होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में। इसमें भी ऐसी है कि आपकी एक्सपेंशनरी होती है, जिसको डिफ्लेशनरी सॉरी इन्फ्लेशनरी भी बोलते हैं पॉलिसी, और इसी तरह कॉन्ट्रैक्शनरी भी। ये भी उसी तरह से एग्रीगेट डिमांड को ज्यादा या कम करती है। कॉन्ट्रैक्शनरी होगी यानी कि डिफ्लेशनरी, तो ये एग्रीगेट डिमांड को कम करेगी, और जो एक्सपेंशनरी होती है वो एग्रीगेट डिमांड को ज्यादा करेगी। ठीक है जी। अच्छा, अब हम देख लेते हैं बारी बारी। पहले हम टूल ले लेते हैं जी, इंटरेस्ट रेट। अच्छा, अब इंटरेस्ट रेट जो है वो आपने समझना है कि इंटरेस्ट रेट दो तरह का होता है। ठीक है जी। एक हम बोलते हैं जी बोरिंग रेट, ठीक है जी, और एक है हमारे पास डिपॉजिट रेट। क्या फर्क है दोनों में? दोनों में फर्क क्या है? नहीं पता? किसी को नहीं पता? चलो, नहीं पता तो कोई बात नहीं। अच्छा, देखिए, अब दोनों को इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। बोरिंग रेट होता है कि व्हेन यू बोरो मनी फ्रॉम अ बैंक, लेट से, तो आपको इंटरेस्ट रेट पे करना है, तो वो बोरिंग रेट है। और लेट से यू पुट योर मनी इन ए बैंक बाय ओपनिंग एन अकाउंट, और अब बैंक आपको इंटरेस्ट रेट पे करेगा, तो वो डिपॉजिट रेट है। तो एक बैंक का एक्सपेंस है, एक बैंक की इनकम है। बोरिंग रेट बैंक की अर्निंग है, क्योंकि वो जो लोन लेने आएंगे उनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। और डिपॉजिट रेट जो है वो बैंक का एक किस्म का एक्सपेंस है, क्योंकि जो अपने पैसे वहां रखवाएंगे उनको वो इंटरेस्ट पे करेगा। और बैंक ऐसे ही चलता है ना, मतलब बैंक का कोई अपना पैसा थोड़ी होता है जो आगे लोन देता है। वो एक जगह से लोगों का पैसा रखता है, और उसी पैसे को आगे किसी और को, जरूरतमंद को लोन दे देता है। ऐसे ही चलता है ना बैंक का सिलसिला। तो नॉर्मली होता ऐसे है कि बोरिंग रेट जो होता है ना वो हमेशा ज्यादा होता है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि डिपॉजिट रेट जो है वो 8% है, और बोरिंग रेट जो है ना वो 10% है, तो ऐसे ही होगा ना कि बैंक जो है वो 10% कमा रहा है जिनको लोन दे रहा है, और 8% दे रहा है जिनके पैसों को इस्तेमाल कर रहा है वो लोन के लिए। वो 8% दे रहा है उनको, तो ये 2% का डिफरेंस है, ये ऑफ कोर्स बैंक का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह ही चलता है ना। अच्छा, जब मैं इंटरेस्ट रेट की बात करता हूँ ना, या कोई भी करता है, तो इसका मतलब है दोनों की बात हो रही है। आप कह सकते दोनों कैसे? दोनों के तो रेट फर्क है। मतलब ये कि डायरेक्शन, यानी कि अगर मैं कहता हूँ इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, बोरिंग रेट बढ़ रहा है, तो डिपॉजिट रेट भी बढ़ रहा होगा। अगर बोरिंग रेट कम हो रहा है तो डिपॉजिट रेट भी कम हो रहा होगा। डायरेक्शन दोनों की सेम रहती है। और मजे की बात यह है कि दोनों का इम्पैक्ट भी सेम होता है, सेम इफेक्ट है। अच्छा, अब देख लेते हैं। हम कहते हैं जी एक्सपेंशनरी पॉलिसी है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी पॉलिसी में क्या करती है? इंटरेस्ट रेट को कम कर देती है। दोनों ले लेते हैं ना, बोरिंग और सेविंग। ठीक है, दोनों को ले लो। अब आप गौर करो कि इंटरेस्ट रेट जब कम होगा तो उससे होगा क्या, कि उससे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, ये दोनों बढ़ेंगे। आप सब कहें सर लोग वो क्यों? बैंक्स में कम पैसा रखेंगे, ज्यादा उसको मतलब चीजें ज्यादा बाय करेंगे, हाँ, क्योंकि लोगों ने कहेंगे कंजप्शन यार, बढ़ेगी। लोग कहेंगे यार बैंक में तो अच्छा रेट हमें नहीं मिल रहा, बेहतर है कि यार किसी कारोबार में लगा दो, हो सकता है वहां प्रॉफिट ज्यादा हो, बैंक तो इतना अच्छा नहीं दे रहा। या फिर कंज्यूम ही कर लो यार, प्रॉफिट तो क्यों आ नहीं रहा। तो कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। ये तो हो गया डिपॉजिट रेट वाली बात। अच्छा, जो बोरो करते हैं वो कहेंगे यार अब तो बैंक से लोन लेना सस्ता है, क्योंकि जो बैंक की जो लोन की कॉस्ट ऑफ बोरिंग है
जिसको इंटरेस्ट रेट बोलते हैं वो तो कम हो गया। वो कहेंगे चले यार लोन ज्यादा लो, तो कंज्यूमर भी लोन लेंगे, बिजनेसमैन भी लोन लेंगे, तो उससे भी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में इजाफा ही होगा। तो देख लो बोरिंग रेट हो या डिपॉजिट रेट हो, दोनों में कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बढ़ ही रही है। और चूंकि ये पार्ट है एग्रीगेट डिमांड का, तो ऑफ कोर्स एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ सर जाएगी। बोरिंग पे अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, ये वाला पार्ट समझा दें दोबारा से। देखो बोरिंग रेट पे अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं है, कम है, देखो ना हमने तो इंटरेस्ट रेट को कम किया है, नहीं? जी सर, ठीक है, आ गई समझ। अच्छा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स वो प्राइसेस को ऊपर की तरफ पुश करेगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगी, और उससे वही काम एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ेगी, क्योंकि प्रोड्यूसर इनकरेज हो जाएंगे, और आगे वही आप इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं, आप इंप्रूव बैलेंस ऑफ पेमेंट की तरफ जा सकते हैं, आप हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी जा सकते हैं। तो इस तरह से इंटरेस्ट रेट जो है वो अपना काम कर रहा है। अच्छा, अब मैं इसको ये करता हूं कि अब चेंज कर लेते हैं इसको, एक्सपेंशनरी को, ठीक है ना? इसको मैं मिटा देता हूं, और अब मैं दूसरा टूल इस्तेमाल करता हूं, और हम देखते हैं कि वो उसमें क्या करते हैं। वो है मनी सप्लाई। ठीक है जी। अच्छा, अब मनी सप्लाई क्या होती है, पहले तो ये हम जान लें। मनी सप्लाई मैंने बताया था वैसे कि क्या होती है, वो बता सकता है? कोई है, किसी में हौसला है, बताए मनी सप्लाई क्या होती है? नहीं हौसला? चले कोई बात नहीं। सर आई गेस जब सेंट्रल बैंक जो है वो मनी प्रिंट करता है, लाइक ज्यादा, आई गेस। सेंट्रल बैंक जो है वो मनी लेंड करता है। सर नहीं, पता नहीं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। जो मेरे बच्चा, ख्याल से ज्यादा प्रिंट करता है जब। अच्छा प्रिंट जी करता है, अच्छा सर। देखो, जो आप लोग जितना कंट्रीब्यूट करेंगे ना उतना ही ज्यादा आता है, तो गलत होने से कुछ नहीं होता, डरने वाली बात ही नहीं। आप स्टूडेंट हो, आप तो गलत बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बिल्कुल बताया करें जो भी जेहन में आता है, कोई मसला नहीं। अच्छा, मनी सप्लाई मैंने आपको बताया था कि हम बोलते हैं मनी इन सर्कुलेशन, यानी कि मनी विच चेंजेस हैंड्स। जो एक बंदे से दूसरे बंदे को पैसा ट्रांसफर होता है, सर उसको हम, फ्लो ऑफ मनी। जो हाँ जो सर्कुलेशन में होता है, जो फ्लो कर रहा होता है, वो मनी सप्लाई होता है। मतलब ये कि अगर मैं अर्निंग करता हूँ, किसी कहीं जॉब करता हूँ, आई गेट इनकम एट द एंड ऑफ द मंथ, तो मैं उसको घर में ड्रॉर में रख देता हूँ। वो तो मेरे पास आई, और अब ड्रॉर में पड़ी हुई है महीने से, तो वो तो सर्कुलेशन में आई ही नहीं, फ्लो है ही नहीं। इसका मतलब है वो मनी सप्लाई नहीं है। हाँ, अगर मैं उसको, इसीलिए कहते हैं मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करने में बैंक्स का बहुत बड़ा हाथ है। वो क्यों? वो इस तरह के बैंक कहता है भाई आप दराज में जो रखेंगे, आप हमारे बैंक में रखवा दें, हम आपको इंटरेस्ट भी देंगे, और आपके पैसे भी सेफ रहेंगे। तो लोग कहते हैं यार ये तो अच्छी बात है, ठीक है यही करते हैं। तो वो पैसा बैंक में जमा करवा देते हैं, उनको इंटरेस्ट भी मिलता है, वो खुश। लेकिन बैंक आगे उनके पैसे को लोन दे देता है किसी और को, तो ऑटोमेटिकली वो जो उनकी सेविंग्स है या अर्निंग है जो बैंक में रखी होती है, कहने को है कि हमने सेव किया हुआ है, वो मनी सर्कुलेशन में आ जाती है और मनी सप्लाई का पार्ट बन जाती है। अब वो जो लोन लेता है उसको मिल जाता है। वो लोन क्यों लेता है? भाई उसने घर में रखने के लिए थोड़ी लोन लिया है, उसने कुछ स्पेंडिंग करनी होगी, वो गाड़ी ले लेता है उसे। तो अब गाड़ी जिससे लेता है, पैसे उस गाड़ी वाले के पास चले गए, उसने आगे कहीं और स्पेंड करना है, तो इस तरह से चल से चल वो मनी जो है ना वो फिर हैंड चेंज करती जाती है। अच्छा, और ये एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने में एक मेजर आप कह लेंगे फैक्टर है। तो अब मॉनेटरी पॉलिसी में क्या किया जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली काम किसका है? देखिए, फिजिकल पॉलिसी में टैक्सेस हैं, आपके गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। तो आपको पता है बजट हर साल गवर्नमेंट बनाती है। ये बजट क्या चीज होती है पता है? सर के काम पे कितना स्पेंड करना है, फॉर एग्जांपल डिफेंस में कितना करना है, हम्म। इस तरह होता है मेरे ख्याल से। ये आप जून बिल्कुल, के एंड में बनता है शायद। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, मई जून में ही बजट आता है। अच्छा, तो बजट जो होता है ना वो बनाया जाता है, जिसमें ये तय किया जाता है कि इन द कमिंग ईयर हाउ मच वुड बी स्पेंड, वेयर वुड इट बी स्पेंड,
and to spend that, how much money can be generated and from which sources it can be generated. To finance the expenditure जो भी आपने करना है हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जहां भी करना है, उसके लिए फाइनेंस कहाँ कहाँ से जनरेट करेंगे, यानी कि जैसे टैक्सेस की बात करते हैं, ये टैक्स कहाँ कहाँ लगाना है, किस किस चीज पे लगाना है, ताकि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आए एंड गवर्नमेंट विल बी एबल टू फाइनेंस द एक्सपेंडिचर दैट वाज प्लान्ड। तो बजट ये बनाया जाता है इस तरह से। अच्छा, तो ये काम बजटिंग का किसका होता है? ये होता है गवर्नमेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम है। गवर्नमेंट का में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है ये उसका काम है, यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, जैसे आपके माशाल्लाह अभी हिसाबदार है, तो ये उनका काम है। पता होगा आपको हिसाबदार साहब का, है ना? जी सर। अच्छा, बड़े अच्छे बंदे हैं। अच्छा, तो अब ये उनका काम है। अब मॉनेटरी पॉलिसी जो है ना, ये डिपॉजिट रेट और ये बोरिंग रेट और ये मनी सप्लाई, ये काम है सेंट्रल बैंक का, क्योंकि ताल्लुक ही बैंक से है ना इंटरेस्ट रेट का। तो सेंट्रल बैंक जो होता है दैट कंट्रोल द होल बैंकिंग सिस्टम, सारे कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करता है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी वो बनाता है, और ये हर 3 महीने बाद इसको रिव्यू किया जाता है, हर 3 महीने बाद, कि जी अब रेट इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है या कम करना है, डिपेंडिंग कि वो कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहे हैं। जब हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट की, तो बात हमने कर ली और हमने बताया कौन सा धारा इसको देता है। अब मनी सप्लाई में ये क्या करते हैं एक्सपेंशन पॉलिसी में, मनी सप्लाई को कम कर देते हैं। आपके सर ये कम कैसे करते हैं? सवाल हुआ ना कि सर पैसा लोगों का, उनकी मर्जी, ये कौन होते हैं उनको रोकने वाले कि किसको देना है किसको नहीं देना, देना भी है कि नहीं देना? वो इस तरह है, आजकल घर में पैसे कोई नहीं रखता। हाँ, कुछ लोग रखते हैं ढेर सारे पैसे, लाखों अरबों रुपए, कभी डॉलर पाउंड भी घर में रख लेते हैं। कौन से लोग होते हैं वो? जल्दी से बता दो। आजकल के जमाने में ब्लैक मनी। हाँ जी, बिल्कुल सही बताया, शाबाश। ब्लैक मनी, इल गॉट मनी, 2 नंबर तरीके से कमाया हुआ पैसा, वो फिर आप बैंक में रख नहीं सकते, क्योंकि बैंक में तो सारी ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक होती हैं और वो प्रूव होता है, वो उससे बच नहीं सकते आप। तो वो फिर घर में दबा लेते हैं। अदरवाइज आजकल घर में पैसे कोई नहीं रखता, सब बैंक में रखते हैं। अच्छा, अब जब बैंक में आप पैसा रखेंगे, तो सेंट्रल बैंक तमाम कमर्शियल बैंक्स को इंस्ट्रक्ट करता है, क्योंकि कमर्शियल बैंक जो है ना, दे आर बाउंड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। ये कहता है कि भाई, अब मनी सप्लाई में आपको बता रहा हूँ यहाँ कम करनी है, ठीक है? वो कम कैसे करते हैं, मैं चले पहले वही, इससे भी पहले ही चले जाते हैं हम यहाँ। वो कहते हैं जी, ये मैं आर आर लिख रहा हूँ, आर आर, इसको कम कर दो। आर आर क्या है? आर आर है रिजर्व रेशो। क्या है जी ये? रिजर्व रेशो। अच्छा, ये क्या है? ये है कि सेंट्रल बैंक की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि वट एवर मनी यू हैव इन योर अकाउंट, आप उसका कितने परसेंट लोन दे सकते हैं। यानी कि अगर रिजर्व रेशो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि पहले 20% थी, इसका मतलब क्या कि अगर बैंक के पास 10 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है लोगों का, तो 10 करोड़ में से जो बैंक है वो 2 करोड़ रुपया अपने पास ही रखेगा रिजर्व में, और 8 करोड़ जो है वो आगे लोन दे सकता है जिसको भी देना। अगर यही रेशो आप 20% से कम करके 10% पे ले जाए, आपसे मुराद है सेंट्रल बैंक, तो क्या हुआ? अब इससे हुआ ये कि इट हैज इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ द बैंक टू लेंड मनी टू पीपल। पहले वो 10 करोड़ में से 8 करोड़ लोन दे सकते थे, अब वो 10 करोड़ में से 9 करोड़ लोन दे सकते हैं। जो 1 करोड़ होगा 10%, वो अपने पास एज रिजर्व रखेंगे एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। इसका मतलब है जब रिजर्व रेशो कम किया जाएगा तो बैंक की एबिलिटी बढ़ गई, ठीक है? एबिलिटी एबिलिटी टू लैंड, जो बैंक की एबिलिटी थी, एबिलिटी टू लैंड, वो बढ़ गई, ठीक है? अच्छा, जब एबिलिटी बढ़ी तो इसका मतलब है कि फिर अब लोन ज्यादा देंगे, लोन बढ़ेगा। जब लोन बढ़ेगा तो उससे फिर कंजम्पशन भी बढ़ेगी,
और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। यही दो पर्पज है जिसकी वजह से लेते हैं। और उससे फिर आपकी एग्रीगेट, अच्छा इसको मैं मिटा देता हूँ। अरे यार ये क्या हो रहा है। अच्छा, इससे आपकी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी और उससे फिर वही प्राइस लेवल बढ़ जाएगा और प्राइस लेवल बढ़ने से एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ जाएगी और आगे वही सिलसिला जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं। ठीक है, ये है कि रिजर्व रेशो का काम। तो ये एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में रिजर्व रेशो को कम किया जाता है। अच्छा, तो मनी सप्लाई, अच्छा यहाँ पर एक चीज लोन की मैंने बात की, एक चीज मैं स्किप कर गया यहाँ पर, वो था एबिलिटी टू लैंड बढ़ने से लोन बढ़ेगा और लोन बढ़ने से एक चीज पहले आएगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी। उसकी तुमने बात ही नहीं की। लोन बढ़ने से मनी सप्लाई बढ़ जाएगा और मनी सप्लाई से फिर आगे काम आपका शुरू हो जाएगा कि आप लोन देंगे तो मनी सप्लाई का पार्ट बढ़ा है, लोगों के पास आ रही है और उससे आगे फिर कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट जो भी काम चल रहा है। अच्छा, और अगर कॉन्ट्रैक्शनरी हो जाएगी, अच्छा कॉन्ट्रैक्शनरी तो सिर्फ आए नहीं है, तो अब इसी तरह तीसरी चीज आ गई हमारे पास, एक्सचेंज रेट। इसको देख लेते हैं। अब आपके सर एक्सचेंज रेट का क्या ताल्लुक है इसके साथ? ताल्लुक तो है। ये जितने फॉरेन रिजर्व है ना गवर्नमेंट के, वो सेंट्रल बैंक रखता है, ये आपको पता होना चाहिए। जो फॉरेन रिजर्व है जो गवर्नमेंट के पास जो ऑन करती है वो सारे सेंट्रल बैंक के पास। तो अब ये है कि एक्सचेंज रेट, एक्सपेंशनरी पॉलिसी में एक्सचेंज रेट को, क्योंकि आपने एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है, तो अब एक्सचेंज रेट को क्या करेंगे, कम कर देंगे। अच्छा, एक्सचेंज रेट कम करने से क्या होगा कि आपको पता है इसका मतलब क्या है कि आपकी करेंसी की वैल्यू दूसरे मुल्कों की करेंसी की वैल्यू से कम हो गई, के मुकाबले में कम हो गई है, ऐसे ले लें बल्कि। तो उससे दो काम होंगे, एक तो एक्सपोर्ट, इकोनॉमिक्स में एक्सपोर्ट्स को एक्सेस शो करते हैं, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपकी चीजें लोगों के लिए सस्ती होगी। अच्छा जस्ट अ मिनट ना, ये जरा बैटरी खत्म हो रही है, एक मिनट। अच्छा, मैं आपको बता रहा था, तो एक्सचेंज रेट कम होने से एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, एक्सपोर्ट्स को एक्सेस शो करती हैं। और ये मैंने आपको बताया था कि जब आपका एक्सचेंज रेट कम होगा तो इसका मतलब है कि आपकी गुड्स चीप हो जाएंगी फॉर अदर कंट्रीज। आपकी गुड की कीमत नहीं कम हुई, कीमत वही है, लेकिन अब पड़ सस्ती रही है। आगे एक्सचेंज रेट में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझा देता हूँ कि अगर मैं ये कहता हूँ कि पहले $1 में लेट से आते थे, 100 रुपये आता था, अब $1 में आ रहे हैं जी 200-300 रुपये। इसका मतलब है कि अमेरिकन जो है वो पहले $1 देकर पाकिस्तान से 100 रुपए की चीज ले लेते थे। ठीक है, अब अमेरिकन क्या करेंगे, वो चीज 100 रुपए की है फॉर एग्जाम्पल, अब वो $1 दे के 100 रुपए की तीन चीजें खरीद सकती है ना, क्योंकि $1 से 300 रुपए जो आ रहे हैं। इसका मतलब है कि अब फॉर फॉरनर्स द गुड्स ऑफ दैट कंट्री विल बी चीपर। ये नहीं कहना है कि प्राइस कम हो गई, वो गलत होगा, प्राइस तो वही है। तो वो चीपर पड़ रही है उनको बिकॉज ऑफ फॉल इन एक्सचेंज रेट, या जिसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन हमने डिटेल में पढ़ना है अभी, तो हमारा लास्ट टॉपिक है, तो अभी इतना ही हम इसको समझेंगे जितना मैं बता रहा हूँ। तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी ऑफ कोर्स। अच्छा, और दूसरी तरफ क्या होगा कि आपके जो इंपोर्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे, राइट। इंपोर्ट्स कम होंगी क्योंकि अब आपके लिए दूसरे मुल्कों से चीजें लेना महंगा है, क्योंकि आपकी करेंसी सस्ती है। वही बात जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि $1 जो है वो 100 रुपए के बराबर था, अब $1 300 रुपए के बराबर है। तो अगर कोई पाकिस्तानी पहले 100 रुपए दे के $1 की चीज अमेरिका से ले लेता था, तो अब उसको वही $1 की चीज देने के लिए 300 रुपए देना पड़ेगा, तो महंगा हो गया। तो ऑफकोर्स वो फिर
इंपोर्टेड आइटम नहीं ले सकता, वो कम करेगा, इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी। अच्छा, इन दोनों से होगा क्या? इन दोनों से क्या होगा? इससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है, दोबारा लिख रहा हूं यहाँ पर, C प्लस आई प्लस C प्लस एक्स माइनस एम। अब x अगर बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड ने तो बढ़ना है, उसका कंपोनेंट है, और m चूंकि माइनस होता है, तो अगर माइनस वाली चीज कम होगी तो तब भी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। तो दोनों का इफेक्ट एक ही हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की शक्ल में, और आगे हमारे पास वही शॉर्टेज होगी तो प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, और प्राइस लेवल बढ़ने से एग्रीगेट सप्लाई में भी इजाफा होना शुरू होगा। जी, कोई सवाल है आपका? नहीं सर। नहीं है। अच्छा, बस आज के लिए इतना ही। जो कॉन्ट्रैक्शनरी है ना, कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या होता है ये मैंने आपसे पूछना है, इसी का रिवर्स है। ठीक है, मतलब चले मैं ये बता ही देता हूँ, सप्लाई साइड को फिर हम देख लेंगे क्या। तो एग्रीगेट डिमांड कम करनी है ना, तो आप यहाँ पर एक्सचेंज रेट को ज्यादा कर देंगे, तो अब एक्सपोर्ट्स हो जाएंगी महंगी, तो लोग नहीं लेंगे बाहर के लोग, इंपोर्ट्स हो जाएंगी सस्ती, तो लोग ज्यादा लेंगे। उल्टा इफेक्ट होगा, तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, और वो जो इन्फ्लेशन है, वो लो इन्फ्लेशन वाली बात, वो आप आसानी से अचीव करते हैं। ठीक हो गया, आसान है मैकेनिज्म के। तो हमने फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों कर ली। अब हम अगली क्लास में करेंगे